गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स सच एज मंकीज, एप्स, ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो प्राइमेट्स में है ना, जैसे कि मंकीज़ हैं, एप्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स, इसमें जो साइकिल होती है रिप्रोडक्टिव साइकिल, उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है वो कब स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स एट द प्यूबर्टी एंड इट इज़ कॉल्ड एज मीनार्क। ठीक है ना। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज। तो जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं उसमें मेंस्ट्रुएशन 28 से 29 दिन के बीच में रिपीट होता रहता है बार बार। तो इसलिए ये एक साइकिल है, इसलिए इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें जो ओवम है इट इज़ रिलीज्ड ऑन द 14th डे। अब अगर 28 दिन का साइकिल है और 14th डे पर जो है ओवम रिलीज हो रहा है यानी ओवुलेशन हो रहा है, तो ये एकदम बिल्कुल बीच में होता है इसके ओवुलेशन सेंटर में। ठीक है ना। तो द मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन द फिगर 3.9। तो अब फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला फेज़ जो होता है मेंस्ट्रुएशन का होता है मेंस्ट्रुअल फेज़। ठीक है ना। उसके बाद जो सेकंड फेज़ है वो है फॉलिकुलर फेज़, और थर्ड वाला फेज़ जो है दैट इज़ कॉल्ड एज द ल्यूटियल फेज़, जो अभी इस पेज में नहीं दिख रहा है पर उसको यहाँ आप बाद में नेक्स्ट पेज में देखना। दैट इज़ कॉल्ड एज ल्यूटियल फेज़। सो देयर आर थ्री फेजेस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो सबसे पहला फेज़ पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज़। तो जो फर्स्ट डे है वो हम मानेंगे ब्लड फ्लो जिस दिन स्टार्ट होता है, तो जिस दिन मेंसिस स्टार्ट होता है। ठीक है ना। मेंसिस, मेंसिस का मतलब होता है ब्लड फ्लो। तो जिस दिन ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है दैट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल। तो when menstrual flow occurs we say that the menstrual phase starts and it lasts for 3 to 5 days। तो 3 से लेके 5 दिन तक ये चल सकता है। अब ये हो क्यों रहा है मेंस्ट्रुअल फ्लो? इट रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूटिरस एंड इट्स ब्लड वेसल्स। तो जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम वो किसकी लेयर है? यूटिरस की लेयर है। और ये अंदर वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम। ठीक है ना। ये जो साइक्लिक तौर पर ये थिक होती रहती है और थिन होती रहती है। तो जब ये थिक हो जाती है, ठीक है ना, उसके बाद फिर ये शेड होती है, इसमें से ब्लड लॉस होता है, इसका टिश्यू जो है वो रिलीज होता है साइक्लिक वे में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिर मेंसिस हो रहा है यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है। ठीक है ना। तो menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized। मतलब जो ओवम रिलीज हुआ था 14th डे पे, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो हम देखेंगे कि आफ्टर नेक्स्ट 14 डेज वी विल सी द स्टार्ट ऑफ द ब्लड फ्लो, जिसको हम बोलेंगे मेंसिस। तो 14th डे के बाद वाले जो 3 से 4 दिन होते हैं वो फर्टिलिटी पीरियड कहलाता है फीमेल का। तो मतलब ये जो टाइम है, इस समय ओवम रिलीज हो चुका है, ओवुलेशन हो चुका है, और ओवम कहाँ पर चला गया है? फेलोपियन ट्यूब में चला गया है। तो वहाँ पर उसका फर्टिलाइजेशन होने का बढ़िया चांस है। तो इस टाइम पर फर्टिलिटी पीरियड कहा जाता है फीमेल का। नेक्स्ट है ना, यानी 16th डे से 15th डे से 17th डे तक आप कहेंगे कि फर्टाइल है फीमेल बहुत ज़्यादा। अब चलते हैं, अगर मान लीजिए मेंस्ट्रुएशन हो गया है, इसका मतलब कि ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, और अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया है यानी फर्टिलाइजेशन पूरा हुआ है, तो इसका मतलब लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। इट मीन्स प्रेगनेंसी, इट मीन्स प्रेगनेंसी। तो इफ द ओवम इज फर्टिलाइज्ड देन वी विल सी दैट द एंडोमेट्रियम विल नॉट बी शेड। तो आगे चलते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो अगला फेज है दैट इज द फॉलिकुलर फेज। तो सेकंड फेज अब पढ़ते हैं फॉलिकुलर फेज। तो एक बार फर्स्ट से लेके थर्ड डे तक या फोर्थ डे तक ये ब्लड लॉस हुआ, उसके बाद क्या होगा? फॉलिकुलर फेज चालू हो जाएगा।
इस फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं जो ओवरी में थे, दे विल ग्रो एंड दे विल फॉर्म द ग्राफियन फॉलिकल्स। तो क्या होगा, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेंगे। रिमेंबर कि फाइनली तो एक ही ओवम रिलीज होगा हर मंथ पर, लेकिन स्टार्टिंग जो है ना कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स करते हैं, उनमें से फिर कोई प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बनता है और बाकी सब अपना जो ग्रोथ है वो ख़त्म कर देते हैं और डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखने की ज़रूरी है कि एक प्राइमरी फॉलिकल डेवलप नहीं होता, group of some primary follicles, 4 to 8 primary follicles, they start developing, and then ultimately one of them forms graphian follicle which then releases the ovum। बाकी सबका क्या होगा, वो डिजेनरेट हो जाएंगे या अपनी ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम देखेंगे हर मंथ एक ओवम का रिलीज। तो we see when the Graafian follicle matures, simultaneously the endometrium of the uterus regenerates through proliferation। तो जितना टाइम ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर होने में लगेगा, हम उस टाइम पर ये जो अपना एंडोमेट्रियम है ये भी रीजनरेट होता चला जाएगा। बिकॉज देखो, जो मेंसिस हो रही थी तो उस समय तो वो डीजनरेट हुआ था, है ना, उसकी थिकनेस कम हुई थी, तो अब धीरे धीरे थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। फ्रॉम द थर्ड डे ऑनवर्ड्स, फोर्थ डे ऑनवर्ड्स, थर्ड डे फोर्थ डे ऑनवर्ड्स, वी विल सी दैट द thickness will start to progress। So these changes in the ovary and the uterus are induced by the changes in the level of pituitary and ovarian hormones। तो देखो पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन से हैं जो पिट्यूटरी से निकल के आ रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो कौन से हार्मोन है भाई जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल के आ रहे हैं, LH एंड FSH। ठीक है। अब LH, अब एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये स्टिमुलेट कौन से हार्मोन से होगा, ये स्टिमुलेट होगा GnRH से। ठीक है ना, GnRH। और ये GnRH कहाँ से आएगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है ना, तो हाइपोथैलेमस से क्या निकला, GnRH। GnRH कहाँ गया, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया और फिर वहाँ से पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स जिसको LH और FSH कहते हैं वो निकल गए और ब्लड में गए, और ब्लड में जाने के बाद फिर वो कहाँ पहुँचते हैं, अपने टारगेट साइट पर, तो ओवरी में, और वहाँ पर जाकर के ये अपना फंक्शन करते हैं। इन केस ऑफ फीमेल्स वी आर डिस्कसिंग। सो द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन सच एज LH एंड FSH इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में आप देखोगे धीरे धीरे LH और FSH का जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, एंड इट स्टिमुलेट्स द फॉलिकुलर डेवलपमेंट। और इसकी वजह से जो फॉलिकल्स हैं, जैसे कि प्राइमरी फॉलिकल था वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा, टर्शरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा, ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट आप होते हुए देखोगे। नाम देखो उसका क्या है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है ना। तो जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होंगे आप देखोगे कि ओवेरियन हार्मोन्स भी अपना काम करने लगेंगे, आने लगेंगे। अब ओवेरियन हार्मोन कहाँ से आते हैं, ओवेरियन टिश्यू से। ठीक है, ग्रोइंग फॉलिकल्स से। तो जैसे कि एस्ट्रोजन, तो आप देखोगे कि एस्ट्रोजन जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे फॉलिकल की ग्रोथ होगी वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। और ये एस्ट्रोजन कहाँ से आ रहा है, ग्रोइंग फॉलिकल्स इसको रिलीज कर रहे हैं। तो LH और FSH का जो लेवल है वो आप देखोगे कि 14th डे पर सबसे हाईएस्ट होता है, LH और FSH का लेवल। LH का जो लेवल है 14th डे पर आप उसको देखोगे कि इट इंक्रीजेज बाय 6 to 10 टाइम्स, 6 से 10 टाइम्स बढ़ जाता है। और FSH का लेवल जो है वो 14th डे पर 2 to 4 टाइम्स बढ़ जाता है। तो 14th डे पर आप देखोगे कि इन दोनों का जो लेवल है LH और FSH का वो इतना इतना बढ़ जाता है। तो बिकॉज ऑफ द रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH वी सी द LH सर्ज, सर्ज का मतलब लेवल बढ़ जाना, एंड सो वी सी द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स एंड सो वी सी ओवुलेशन। तो LH सर्ज होगा कब, 14th डे। LH सर्ज का मतलब रैपिड रिलीज, रैपिड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ LH, एंड सो इट इज रिलेटेड टू द ओव्यूलेशन।
बिकॉज जो ग्राफियन फॉलिकल हैं वो रप्चर हो जाएंगे LH सर्ज की वजह से। द ओवुलेशन और ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। तो ये कौन सा फेज है ल्यूटियल फेज? थर्ड फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होगा कि जो अपना ये ग्राफियन फॉलिकल है ये ट्रांसफॉर्म होगा और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम किस कलर का होता है? येलो कलर, ठीक है ना। इसके अंदर ल्यूटिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से येलो कलर्ड होता है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम है ये ग्रो करेगा और फिर ये जैसे जैसे ग्रो करेगा ये प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज करेगा। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब जो एंडोमेट्रियम है वो अपनी थिकनेस को बढ़ाती चली जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और उसकी थिकनेस मेंटेन रहेगी, ठीक है ना। अगर प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी मेंटेन रहेगी। तो अगर एंडोमेट्रियम मेंटेन्ड है तो उसका मतलब इम्प्लांटेशन अच्छे से हो सकता है। अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तो उसको क्या करना है? फर्टिलाइज ओवम को क्या करना है? आगे जाके इम्प्लांट करना है अपने अपने आप को। कहाँ पर इम्प्लांट करना है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में। तो अगर उसे इम्प्लांट करना है अपने आप को तो ये इम्प्लांटेशन तभी हो सकता है जब एंडोमेट्रियम थिक हो और वहाँ ब्लड की सप्लाई प्रॉपर हो। और इसके लिए ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन आता कहाँ से है? कॉर्पस ल्यूटियम से। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन। तो अगर एक बार फीमेल जो है उसके अंदर ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम एक लिमिटेड टाइम तक ही वो ग्रो करता है, उसके बाद वो डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस कैसा पिगमेंटेशन है इसका? वाइट, जो कि छोटा होता है कॉर्पस एल्बिकेंस कॉर्पस ल्यूटियम से, मतलब डिग्रेडेड फॉर्म है कॉर्पस ल्यूटियम का, ठीक है ना। सो व्हेन द कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट्स, है ना, डिजेनरेट्स, देन दिस कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन। तो एक बार ये प्रोजेस्टेरॉन आना कम हुआ तो हम देखेंगे जो एंडोमेट्रियम है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा, यानी पहला साइकिल दोबारा से शुरू हो जाएगा। पहला साइकिल क्या था? पहला फेज क्या था? मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा फेज क्या था? फॉलिकुलर फेज। तीसरा फेज क्या था? ल्यूटियल फेज। तो अब दोबारा से पहला फेज आना स्टार्ट हो गया और हम कहेंगे कि साइकिल दोबारा से अब चालू हो गई। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन बींग्स में कब ख़त्म होती है? लगभग 50 की एज के आसपास। तो इसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। तो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। तो अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन चल रहा है सही तरीके से तो मतलब उसका रिप्रोडक्शन सही से चल रहा है। और मीनार्क और मीनोपॉज तक अगर ये ठीक से चलता रहे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज में प्रॉपरली मेंटेन रख सकती है अपने आप को। तो आइए अब हम ज़रा चेक करते हैं डायग्राम। लेट्स चेक, जस्ट वेट, यस दिस डायग्राम, ओके। सो इस डायग्राम को स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि इसको नीचे से देखेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। देखिए इसमें क्या है, डेज आप देख रहे हैं हियर एक्स एक्सिस पर, और यूटेराइन इवेंट्स को बताया गया है ना। ओवेरियन हार्मोन लेवल को बताया गया है वाई एक्सिस पर। ओवेरियन इवेंट्स को बताया गया है, ओवरी में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना, कब कब कौन से डे के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है। एंड पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड। तो इसको हम इस तरह से स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टडी नाउ। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स, ठीक है। तो देखो डे 1 से लेकर के डे 13 तक आप चेक करो, FSH और LH का लेवल कम है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आप देखो जब 14th डे आता है तो 14th डे पर आप देख रहे हो LH और FSH का लेवल हाई हो गया काफ़ी, है ना। तो आप इसको LH सर्ज कहते हो। जो LH का लेवल कितना बढ़ गया? LH का लेवल देखो, ब्लू वाला LH है, LH का लेवल 6 to 10 टाइम्स बढ़ सकता है और FSH का लेवल भी बढ़ गया। सो बिकॉज ऑफ द, अब देखो ये 14th डे ना, ये लाइन मार्क कर रही है बीच में, ये जो लाइन है ये बता रही है 14th डे। तो 14th डे से ज़रा सा पहले ये हुआ है
तो आप देखो 14th डे पर फिर क्या हो जाएगा, ओवुलेशन, इसकी वजह से। तो राइज इन द लेवल ऑफ LH एंड FSH कॉज ओवुलेशन ऑन द 14th डे। तो उसके बाद फिर क्या होगा, धीरे धीरे LH और FSH का जो लेवल है वो धीरे धीरे बिगिन टू फॉल, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ओके, सो इट बिकम्स वेरी लेस अल्टीमेटली। सो व्हाट हैपन्स नाउ, जब LH और FSH का लेवल कम होता चला जाएगा तो सिग्नल कहाँ जाएगा, सिग्नल विल गो टू द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस थैलेमस विल नाउ रिलीज GnRH, कि LH और FSH का लेवल कम हो गया है, GnRH रिलीज करो। और फिर जब GnRH रिलीज होगा तो फिर ओवेरियन हार्मोन निकलेंगे, कौन से, LH और FSH, सॉरी पिट्यूटरी हार्मोन्स निकलेंगे LH और FSH, कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ये साइकिल चलता रहता है इस तरह से। उसके बाद अब हम देखते हैं ओवेरियन इवेंट्स, ठीक है ना। तो देखो जब ये मेंसिस हो रही है ना, फर्स्ट से लेके 3rd 4th डे तक जो मेंसिस हो रही है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो इस टाइम तक आप देखोगे कि जो फॉलिकल्स हैं वो आपको छोटे दिखाई गए हैं। यानी अभी क्या है, जो पुराना फॉलिकल था, जो ग्राफियन फॉलिकल था, उसने अपना काम कर दिया। तो अब हम दिखा रहे हैं इस समय अगला प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल का क्या हुआ, तो ग्रोथ होना स्टार्ट होगी धीरे धीरे, है ना। तो वो सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, है ना। तो टर्सरी फॉलिकल की इनिशियल स्टेज में आप देखो अंदर एंट्रम का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, और फिर देखो मैच्योर फॉलिकल जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, उसके अंदर एंट्रम फुली डेवलप्ड है। तो एंट्रम कहाँ से रिलीज होता है, एंट्रम जो फ्लड है वो रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल्स, वो ग्रेनुलोसा सेल्स से, ठीक है ना। एक बार फिर देखो 14th डे आ गया, 14th डे पर क्या हो रहा है, ओवुलेशन। ओवुलेशन होने के बाद फिर क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट, और फिर कॉर्पस ल्यूटियम का साइज कम होता चला जा रहा है। बाद में फिर क्या बन गया, कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है ना। तो ये डेज के हिसाब से आप इसको टाइम को देख सकते हैं। 14th डे से पहले ही ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया है, और 14th डे पर क्या हो गया है, ओवुलेशन, ठीक है ना। और डे 1 से लेकर के डे 14 तक इनका डेवलपमेंट होता है, इनका साइज इंक्रीज होता है, इनका डेवलपमेंट होता है। तो ये हम देख रहे हैं ओवेरियन इवेंट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, ओवेरियन हार्मोन लेवल्स। तो देखिए जैसे जैसे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा है, बिकॉज एस्ट्रोजन इज रिलीज्ड बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स, ठीक है। और देखो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कब बढ़ा, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ा जब कॉर्पस ल्यूटियम का साइज बढ़ा, तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल राइज किया। तो प्रोजेस्ट्रॉन का जो देखिए नीला वाला है, ये कब बढ़ा हुआ है, जब ये फुली फंक्शनल था तब ये बढ़ा हुआ है। धीरे धीरे जब ये कम होता चला जाएगा तब इसका लेवल जो है डाउन होता चला जाएगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम के जब फुली ग्रोन हो जाएगा, देखो जब कॉर्पस ल्यूटियम फुली ग्रोन हो गया है तो धीरे धीरे इसका लेवल राइज करता है, धीरे धीरे इसका लेवल, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल राइज करता है। क्यों राइज कर रहा है, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम अब फुली ग्रोन है, तो इस वजह से इसका लेवल राइज करेगा। अब देखो जब ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया तो इसका लेवल ड्रॉप हो गया। तो इस तरह से एस्ट्रोजन को और प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल को आप इसके साथ लिंक कर सकते हो, ठीक है ना। तो कौन सा है प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन है अपना रेड वाला, ठीक है ना। तो इसको इसके साथ आप मैच करके देखो, ठीक है। तो उसके बाद जब ये रिग्रेस करेंगे तो फिर इसका लेवल नीचे गिरता चला जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। और इसके साथ अब नेक्स्ट पार्ट हम चेक करते हैं, दैट इज़ द यूटेराइन इवेंट्स। तो देखो फर्स्ट 4th डेज में तो आप देखो ब्लड लॉस हो रहा है, तो देखो ये जो थिकनेस है ये कम हो रही है ना, थिकनेस कम होती जा रही है यूटेराइन लाइनिंग की। उसके बाद फिर थिकनेस धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसके पीछे प्रोजेस्ट्रॉन का और एस्ट्रोजन का रोल है, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखो ये शार्प बढ़ती है, किसका रोल है, प्रोजेस्ट्रॉन का। इसकी वजह से शार्प बढ़ती है बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्ट्रॉन आ रहा है, तो ये शार्प इंक्रीज होता है इसमें थिकनेस में, ठीक है ना। उसके बाद जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसका मेंसेस स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, और ये फिर सडनली कम होता चला जाएगा इसका साइज़। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे जैसे डेज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ओवरी के, वैसे वैसे जो सॉरी यूटिरस जो है, यूटिरस की लाइनिंग का जो डिज़ाइन है वो कैसे कैसे चेंज होता है, उसकी थिकनेस कैसे कैसे चेंज होती है, ठीक है ना। तो ये सारा जो है हम अच्छे से एक्सप्लेन करें, स्टडी करें, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट इज़ क्लीन हर सेल्फ प्रॉपरली, है ना।
यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होम मेड पैड्स, है ना. गर्ल शुड चेंज द नैपकिन्स, है ना, रेगुलरली आफ्टर 4 to 5 hours एज पर रिक्वायरमेंट, एंड दे शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ by wrapping in a paper in a specific dustbin. So you must wash your hands properly after that. तो ये सब ध्यान रखना ज़रूरी है. इसके बाद let's check the next part, that is the fertilization and implantation. So as we all know that after ovulation the ovum is released, okay, and then we see the process of fertilization. So दूसरी तरफ क्या हो रहा है, सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना. तो ओवम तो आपका ओविडक्ट में है, और वहीं अगर स्पर्म्स जो है दे विल रीच द ओविडक्ट. So the motile sperms will rapidly swim and pass through the cervix and enter into the uterus. Okay, and they finally reach the एम्पोलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. तो फेलोपियन ट्यूब में जो एम्पोलरी रीजन है वहाँ पर ये पहुँच के फर्टिलाइजेशन का काम करना स्टार्ट करेंगे. तो ओवम वहाँ पे आ चुका है, स्पर्म्स भी आ गए हैं, तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा. तो होता क्या है कि स्पर्म्स और ओवम का एक साथ वहाँ पर पहुँच पाना बहुत ही, मतलब ये कह सकते हैं इत्तेफाक की बात है. मंथ पूरे महीने ऐसा नहीं हो सकता, तो कुछ डेज ऐसे होते हैं जिनको फर्टाइल पीरियड कहा जाता है. इसीलिए हर कोपुलेशन जो है प्रेगनेंसी नहीं ला पाता. इसीलिए कहते हैं कि सारे कोपुलेशन से प्रेगनेंसी नहीं आ सकती, बिकॉज कुछ सर्टेन पीरियड ये होते हैं जब ओवम भी वहाँ पर होना चाहिए, है ना. तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. ड्यूरिंग अ फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम. तो हमें पता है जो ओवम है उसके बाहर जोना पेलुसिडा लेयर है, और जैसे ही स्पर्म एंटर करता है उस लेयर के अंदर, वैसे ही दूसरे स्पर्म्स अंदर एंटर नहीं कर पाते. बिकॉज क्या होता है, जो एडिशनल स्पर्म्स एंटर क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज जो जोना पेलुसिडा है उसका जो सरफेस है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है उसके बाद. तो वो अलाउ नहीं करता कि कोई दूसरा स्पर्म अंदर एंट्री करे. तो उसकी वजह से क्या रहता है, मोनोस्पर्मी रहती है. अब क्या होता है कि एक स्पर्म जैसे ही अंदर एंटर करता है तो एक्रोसोम का जो एंट्री के लिए जो एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स हैं वो हेल्प करते हैं, है ना. जैसे कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, जोना लाइसेंस है, हाइलुरोनिडेस है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ. तो जैसे ही स्पर्म एंटर करता है वैसे हम देखते हैं कि द मियोटिक डिवीज़न टेक्स प्लेस. तो उसको पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं. और ये अनईक्वल डिवीज़न होता है, सेकंड मियोसिस होता है, अनईक्वल होता है, जिससे ऊटिड का फॉर्मेशन होता है और एक सेकंड पोलर बॉडी बनती है ना. तो तुरंत फिर उसके बाद आप देखोगे कि जो ऊटिड है उसके न्यूक्लियस के साथ जो स्पर्म है उसका न्यूक्लियस फ्यूज़ करेगा, एंड वी सी द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. सो दिस डायग्राम इज़ ओके, इज़ क्लियर टू यू आई थिंक, है ना. हमने डिस्कस कर ही लिया है पहले. तो सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में ज़रा देख लेते हैं. तो सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो क्लास 10th में, तो एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं. तो सब जो हमारे स्पर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोगैमेटिक होते हैं ना. तो दो प्रकार के स्पर्म्स होते हैं हमारे पास. 50% स्पर्म्स जो होते हैं 50%, ओके, और 50% ये रहे, ठीक है ना. तो हमारे पास 50% स्पर्म्स कैसे हैं, जिनके पास वाई क्रोमोज़ोम है, ठीक है ना. और 50% स्पर्म्स कैसे हैं जिनके पास एक्स क्रोमोज़ोम है, ठीक है. और ओवम जो है वो होमोगैमेटिक होता है, तो ओवम जो है उसके पास एक्स क्रोमोज़ोम होता है, ठीक है ना. तो अब देखो ये अगर एक्स हमारा ये वाला स्पर्म अगर इस ओवम को फ्यूज़न करेगा तो क्या बनेगा, बॉय, है ना. और अगर ये वाला स्पर्म फ्यूज़ करेगा ओवम के साथ तो क्या बनेगी, गर्ल. तो 50% चांसेस हैं बॉय के फॉर्मेशन के और 50% चांसेस हैं गर्ल के फॉर्मेशन के. तो ये हमें ध्यान रखना है, यही सेक्स डिटर्मिनेशन है ह्यूमन बींग्स में. तो 50-50% चांस होते हैं दोनों सेक्सेस के जनरेशन के. तो एक बार जब ये जाइगोट बन गया तो उसके बाद आप देखोगे कि माइटोटिक डिवीज़न शुरू हो जाएगा. मतलब जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीज़न शुरू हो जाएगा. तो सपोज दिस इज अ जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस है, तो उसका माइटोटिक डिवीज़न शुरू होगा. तो आप देखोगे कि बाहर जोना पेलुसिडा है, ठीक है ना, क्योंकि जोना पेलुसिडा ओवम की लाइनिंग थी ना, तो अंदर जाकर के फ्यूज़न हुआ है दोनों न्यूक्लियस का. तो जोना पेलुसिडा तो बाहर इंटैक्ट है. तो अंदर आप देखोगे कि एक बार माइटोटिक डिवीज़न हो गया तो दो
सेल बन जाएंगे, ठीक है ना, एक माइटोसिस होने के बाद। फिर 2 के बाद फिर 4 बनेंगे। तो इस तरह से ना माइटोसिस होगा। तो जो माइटोसिस होगा उसे हम बोलेंगे क्लीवेज। यहाँ पर क्लीवेज का मतलब ये है कि देखिए ओरिजिनल सेल का साइज़ ये रहा, ऐसा है। तो उसके बाद जब क्लीवेज होगा तो ये तो एक ओरिजिनल था, उसके बाद जब आप देखोगे कि 2 सेल बनेंगे, ठीक है ना, तो जो दोनों सेल बनेंगे वो छोटे बनेंगे और वो ग्रो नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यूजुअली क्या होता है माइटोसिस के बाद कि जो नए सेल बनते हैं दे स्टार्ट ग्रोइंग, बट यहाँ पर क्या होगा ना, क्लीवेज होगा। यहाँ पर माइटोसिस रिपीट होगा कई बार आगे चल के, और जो सेल्स हैं वो ग्रो ना करके बस उनका ध्यान केवल डिवीज़न पर होगा। तो उसकी वजह से ना नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे और हम देखेंगे बॉल ऑफ सेल्स विल बी जनरेटेड, ठीक है ना। तो देखो जैसे क्या होगा, माइटोसिस होगा बार बार, तो 2, 4, 8, 16 इस तरह डॉटर सेल बनेंगे जिन्हें हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमर्स। So after mitosis we will see in zygote we will see that blastomers will be formed 2, 4, 8, 16. So the embryo with 8 to 16 blastomers is called as morula. वो एम्ब्रियो जिसमें 8 से लेकर के 16 ब्लास्टोमर्स होते हैं उसे मोरुला कहते हैं। तो मोरुला जो है सॉलिड बॉल है सेल्स की, इसके अंदर सेल्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं। कहने का मतलब ये कि अंदर कोई कैविटी नहीं होती मोरुला में, ठीक है ना। तो मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट। अब मोरुला क्या करेगा, आगे चल के और डिवीजन करेगा और सेल का नंबर बढ़ाएगा, और फिर अब नई स्टेज आएगी जिसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। एंड जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूटेरस में जाकर के इम्प्लांट होने की तैयारी करेगा। जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके अंदर जो सेल्स हैं उनको क्या बोल रहे हैं आप, ब्लास्टोमर्स, ठीक है ना। तो ब्लास्टोमर्स तो सिंपल हम पहले से बोलते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ब्लास्टोमर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। जो बाहर की लेयर है उसे क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की लेयर जो है वो है इनर सेल मास। तो पता है क्या होगा, ये जो सपोज ये बाहर की लेयर है सेल्स की, ठीक है ना, ये बाहर की लेयर, ये ट्रोफोब्लास्ट कहलाएगी, और ये अंदर की जो लेयर है सेल्स की, ये बहुत सारे सेल्स होंगे, ये क्या कहलाएंगे, इनर सेल मास। तो दिस इज इनर सेल मास एंड these cells are ट्रोफोब्लास्ट। सो एक्सटर्नल लेयर इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट है आपके सामने, और देखो ब्लास्टोसिस्ट में ना ये जो कैविटी है ये है ब्लास्टोसील, ठीक है। इस कैविटी के अंदर फ्लड भरा हुआ है, और ये फ्लड जो है किसने रिलीज किया है, ट्रोफोब्लास्ट वाले सेल्स ने। तो देखो पहले ट्रोफोब्लास्ट बनेगा, फिर क्या होगा, इनर सेल मास तो है ही, अब क्या होगा, ये ट्रोफोब्लास्ट वाले सेल्स फ्लड भरना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर, और फ्लड भरने की वजह से ये जो पार्ट है इसमें फ्लड भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनर सेल मास अलग हो गया, फ्लडी पार्ट अलग हो गया, फ्लड वाला पार्ट अलग हो गया, और हमारा ट्रोफोब्लास्ट अलग हो गया। अब देखो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये बाहर है, और ये जो इनर सेल मास वाले सेल्स हैं ये सेल्स जो हैं अपने बॉडी के ऑर्गेनोजेनेसिस के काम आते हैं, यानी इन सेल्स से कोई भी हमारा टिश्यू बन सकता है, कोई भी ऑर्गन बन सकता है, ठीक है। तो दिस इज द स्टेज विच इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है फिर, इम्प्लांटेशन, कहाँ पर, एंडोमेट्रियम में, यूटेरस के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, जब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ना आता है यूटेरस के पास, तब क्या होता है, द ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफ्रेंशिएटेड एज एम्ब्रियो। तो जो अपना इनर सेल मास है वो क्या बनाने लगता है, एम्ब्रियो बनाने लगता है, ठीक है। तो आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। तो जैसे ही यूटेरस के अंदर ये अटैच होता है, यूटेरस के सेल चारों तरफ से इसको कवर कर लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट को, और अच्छे से इम्प्लांटेशन हो जाता है, वो एम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम में, धंस जाता है, और हम कहते हैं कि अब ये इम्प्लांट हो चुका है, और इसका मतलब क्या कि प्रेगनेंसी अचीव हो गई है। तो ज़रा इस वाले डायग्राम को स्टडी करते हैं। लेट्स स्टडी दिस डायग्राम। ओके, सो लुक, दिस इज द ए स्टेज। ए में क्या हो रहा है, देखो जाइगोट का फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन हुआ। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देखिए सॉरी, दिस इज द ए, दिस इज व्हाट वी कैन से ओवम। तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन हो गया, बी वाला जो डायग्राम है वो आप देखो, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना। तो उसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लीवेज स्टार्ट हो गया, है ना, 2 सेल्ड स्टेज, फिर उसके बाद 4 सेल्ड स्टेज,
फिर 8 सेल्ड स्टेज, ठीक है ना। तो ये हाँ मोरोला स्टार्ट हो गया यहाँ से 8 सेल्ड स्टेज से। तो फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट ये रही एफ, ये भी मोरोला है। उसके बाद फिर आप देखो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन, ठीक है ना। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन। तो ये कहाँ इम्प्लांट हो रहा है ब्लास्टोसिस्ट? एंडोमेट्रियम में। तो जब ये एंडोमेट्रियम में जाके इम्प्लांट होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम चारों तरफ से इसको कवर कर लेगी और हम कहेंगे कि अब प्रेगनेंसी हो गई है। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ब्लास्टोसिस्ट, इसमें ट्रोफोब्लास्ट बाहर वाली लेयर हो गई ये, उसके बाद फिर ये इनर सेल मास हो गया और ये ब्लास्टोसील हो गई, ठीक है ना, ये ब्लास्टोसील हो गई। इस ब्लास्टोसील में फ्लड है, ये कहाँ से आया है? ट्रोफोब्लास्ट ने रिलीज़ किया है। और ये हमारे सामने इधर 1 मिनट एफ, ठीक है ना, ये स्टेज है, सॉलिड बॉल है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर कैसी है? हॉलो बॉल हो गई। तो स्टार्टिंग में क्या है? सॉलिड बॉल फॉर्मेशन होता है, क्लीवेज होता रहता है, सेल जो हम रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन करके सॉलिड बॉल बनाते हैं, उसके बाद फिर हमको ब्लास्टोसिस्ट दिखता है जो कि हॉलो है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इस डायग्राम की स्टडी करेंगे अच्छे से। तो उसमें कहाँ पर आप देखो, सबसे पहले यहाँ पर ओवेरियन डेवलपमेंट हो रहा है ना, ग्राफियन फॉलिकल बना, ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद ओवुलेशन हुआ, ओवम बाहर आ गया, उसके बाद यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया है ना, फिर क्लीवेज होता है, वेरियस स्टेजेस ऑफ मोरुला, उसके बाद फिर यहाँ पर इम्प्लांटेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। रेस्ट पार्ट जो है हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे।